Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 30th of May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है it is with regard to US के ट्रेड कोर्ट्स ने एक आदेश दिया है with regard to ट्रंप ने जो टैरिफ्स दिए थे अप्रैल 2 में उसको स्ट्राइक डाउन किया है। तो ये पूरा मामला देखते हैं कि व्हाट वर द टैरिफ्स दैट वर अप्लाइड बाय ट्रंप, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप ने फिर क्या किया है, यूएस ट्रेड कोड क्या कहता है, व्हाट इज यूएस ट्रेड कोड, एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड, अभी क्या होगा। सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, राइट, डोनाल्ड ट्रंप है, ही ऑन अप्रैल 2 इन्होंने घोषित किया था एज लिबरेशन डे एंड इसमें यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पे टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस लगाए थे, राइट। एंड विच आर द कंट्रीज ही हैड अप्लाइड ऑन कनाडा, मेक्सिको, चाइना एज वेल एज विद रिगार्ड टू इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। यहाँ पे ही सेड कि वो इन्वोक कर रहे हैं एक एक्ट, और इस एक्ट का नाम क्या है, एक 1977 का ये एक्ट है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ऑफ 1977। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ही कैन इम्पोज टैक्सेस, ही कैन इम्पोज टैरिफ्स, इमरजेंसी के नाम पे ही कैन डू दैट। तो इसीलिए इन्होंने टैक्सेस लगाए थे क्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी। और उन्होंने तब क्या बोला था, व्हाई इज ही इम्पोजिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर अप्लाइंग दीज टैरिफ्स। उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टल्स एंड गैंग्स थ्रेटन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको ट्रेड कॉर सख्त करना चाहिए, इसीलिए हमको टैक्सेस बढ़ाना चाहिए। पोजिंग विद रिगार्ड टू मेक्सिको एंड कनाडा को यहाँ पे देखिए। फर्दर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा है, हाई टैरिफ्स है बाय अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना। फर्दर ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है जो जिसके कारण यूएस की इकोनॉमी हार्म कर रही है, हर्ट कर रही है। तो ये रीजंस देखे उन्होंने एक्ट ऑफ 1977 इन्वोक किया था। बट ये चैलेंज किया था कुछ स्टेट्स ऑफ द यूएस ने एज वेल एज कुछ बिजनेसेस इन द यूएस, जैसे कि 12 US states and 5 small businesses. We have New York, Arizona, Connecticut. ये इन्होंने क्या किया, ये चैलेंज किया था कि जो तुमने अनाउंस किया है ये गलत है। Further, they argued that the tariffs hurt their economies. Okay, तो यहाँ पे बताया कि आपने जो टैरिफ्स लगाए हैं ये हमको अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं ये हमको महंगा पड़ रहा है बिकॉज आपने टैक्सेस इंपोर्ट पे बढ़ाए हैं। सो मेनी ऑफ देम ऑब्जेक्टेड, और ये जो इमरजेंसी लगाई है ट्रंप ने, इट इज नॉट जेन्युइन एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक, ये कुछ मेजर इशू नहीं टारगेट कर रहा है। तो ये सब इन्होंने बताया। ना IEEPA ये जो एक्ट है, इट डज नॉट अलाउ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज सच अनलिमिटेड और सच ब्रॉड टैरिफ्स, ये एक्चुअल में एक्ट में ही बताया है। तो कोर्ट ने जब आदेश दिया, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिड द कोर्ट से। सो व्हाट इज द कोर्ट नेम? द कोर्ट्स नेम इज यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक स्पेशल कोर्ट है यूएसए में जो डील करती है केसेस विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टम्स। तो जो भी इनकंसिस्टेंसीज है ये वो चेक करती है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 9 ऐसे जजेस को विच आर अप्रूव्ड बाय देयर सेनेट, उनके जो राज्यसभा में अप्रूव होके यहाँ पे 9 जजेस होते हैं एंड इट इज सेड इज लाइफ टाइम अपॉइंटेड। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कोर्ट ने आदेश क्या दिया। कोर्ट ने कहा जो ट्रंप है उन्होंने अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप कर ली, यानी दायरे के बाहर ये काम कर रहे हैं। फर्दर द लॉ ओनली अलाउज इकोनॉमिक एक्शंस ड्यूरिंग अ रियल अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर कुछ एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तो ही आप लगा सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर्स में ऐसा होता है, तो तभी ऐसे सिचुएशंस में आप लगा सकते हो, नॉट अदरवाइज, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इलीगली डिक्लेयर किया गया था एंड देयरफॉर इसको यहाँ पे स्ट्राइक डाउन किया है इन कोर्ट्स में।
नाउ व्हाट विल हैपन, आगे हम देखते हैं ट्रंप जो कहता है कि ये जो यूएस कोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ने जो आदेश दिया है ये जरा सर यू कैन से इट्स नॉट करेक्ट, इट इज इलीगल, इट इज नॉट सपोज टू हैपन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट करने के बाद ये अपील करेंगे उनके सुप्रीम कोर्ट में। सो नाउ इट इज सेड दैट ट्रंप अपील द डिसीजन और ये अभी इवेंचुअली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि क्या ये वो स्ट्राइक डाउन होगा कि नहीं। अभी के लिए हम देखते हैं द कोर्ट ऑफ अपील जो है इन्होंने टेम्परली इस टैरिफ्स को अलाउ किया है, जो अभी भी हो रहा है 10% जो भी है इनको अभी अलाउ किया है, बट जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा देन इट विल बी अगेन आंसर कि एक्चुअली टैरिफ्स में होंगे कि नहीं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द होल आर्टिकल विद यूएस। लेट्स नाउ प्रोसीड विद ऑपरेशन सिंदूर एंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं दो आर्टिकल्स को कंबाइन करूंगी। एक आर्टिकल दिया है द हिंदू ने, मतलब दोनों आर्टिकल्स द हिंदू के ही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द आर्टिकल सेइंग। नाउ वी ऑल नो द बैकग्राउंड, पहलगाम टेरर अटैक, अप्रैल 22, 26 सिविलियंस की जान गई थी बेसरान वैली में एंड इंडिया ने इसका अच्छा एक रिप्लाई दिया है थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, राइट। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीज फायर अनाउंस किया था मई 10 तक एंड अभी ये कॉन्फ्लिक्ट टल चुका है। सो नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेरियस एस्पेक्ट्स, ये आर्टिकल में क्या दिया है ये सब हम जानते हैं। फर्स्टली मोदी स्पीच अगर हम देखें, पीएम मोदी स्पीच ऑफ May 12, ये बताता है सम बेसिक पॉइंट्स, ये हमारी इंडिया की डॉक्ट्रिन बताता है कि वी हैव नो टॉलरेंस, वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, हम कहते ही ये इसको मानेंगे नहीं, राइट। और जो भी जवाब देना है हम झट से देंगे। फर्दर नो डिफरेंशिएशन बिटवीन टेररिस्ट और उनके स्टेट स्पॉन्सर, जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो भी कंट्री सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ में भी हम आवाज उठाएंगे। सो नॉट जस्ट अबाउट लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, बट अगर पाकिस्तान की मिलिट्री भी इसको सपोर्ट कर रही है तो भी हम उनको यहाँ पे जवाब देंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट ये एक ब्लैकमेल करके हमने डिसमिस कर लिया है। एंड फाइनली जो सीज फायर है ये मान लो एक टेम्पररी सस्पेंशन है, ये एक जवाब नहीं, एक सोल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे मोदी जी ने जवाब दिया था May 12 में। अभी आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल एक बुक के बारे में बताता है और उनका जो ऑथर है जिसका नाम है कान, ओके, इनका पूरा नाम है हरमन कान। तो हरमन कान जो है ये एक अमेरिकन पर्सन है, ही इज बेसिकली अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, ओके, अ मिलिट्री फ्यूचरिस्ट। तो मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज, उनका जो भी विद रिगार्ड टू एस्पेक्ट्स हैं ये इस पे ये लिखता है, ये स्टडी करता है। तो इन्होंने एक बुक भी दिया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुक्स बाय हरमन कान। तो यहाँ पे आंसर है ऑन एस्केलेशन, metaphors and scenarios, okay, on escalation, metaphors and scenarios। ना इस बुक में हमको क्या पता चलता है? इस बुक में एक 44 स्टेप एस्केलेशन देता है कि मान लो कि जो भी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्हाट इज द स्टार्ट, व्हाट आर द स्टेप्स एंड हाउ इट विल कल्मिनेट, हाउ विल इट एंड, ये सब ये स्टोरी में बताता है, हाउ इट विल एस्केलेट, राइट। तो अगर हम देखें हमारे इस सिचुएशन में जो पहलगाम टेरर अटैक है या ऑपरेशन सिंधु है, इसमें भी यहाँ पे वी हैव सम कोरिलेशंस व्हिच इज गिवन टू कोरिलेशन दैट इज गिवन बाय हरमन कान। तो इसमें यहाँ पे जो शुभजीत रॉय है द राइटर, गिवन हिज आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस, तो इन्होंने ये दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एस्केलेशन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द हरमन कान। अगर हम इसमें कोरिलेट करें तो कौन से स्टेप्स है जल्दी से देखते हैं। स्टेप 1 जो है ऑस्टेंसिबल क्राइसिस, यानी कि जो फर्स्ट क्राइसिस जहां से स्टार्ट हुआ था, which was the Pahalgam terror attack, as we seen 26 people died. Further, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये जब हुआ हमने क्या जवाब दिया? व्हाट वर द पॉलिटिकल जेस्टर्स और डिप्लोमेटिक जेस्टर्स? हमने यहाँ पे इंदस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, जो सार के वीजा एग्जेम्पशन है ये कैंसिल कर दिया, हमारे जो लोग थे, फॉर एग्जांपल हमारे स्टाफ जो थी एम्बेसी में पाकिस्तान के, उनको वापस लेके आए हम, 50 था कम कर दिया टू 30। पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स जो इंडिया थे उनको हमने बोला
यू आर अनवेलकम्ड या पर्सोना नॉन ग्रेटा हमने उनको घोषित किया। तो ये सब हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जेस्चर्स किए। सो अगेन वी सी दैट यस इट इज अप्लाइड टू आवर सिचुएशन ऑल्सो। थर्ड, solemn and formal declaration। यहाँ पे मोदी जी और शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इन्होंने वार्निंग्स दे दी अपने आप को। सो देन वी सी सम डिक्लेरेशंस आल्सो दैट हैपेंड। फोर्थ स्टेप, हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस, यानी कि यहाँ पे ये बोला था पाकिस्तान ने कि जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर ली, दे सेड कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर ही है। सो दिस इज अगेन सम फॉर्मल डिक्लेरेशंस दैट वी सी, वर्बल रिटेलिएशंस हम देख रहे हैं। फर्दर, शो ऑफ फोर्स, यहाँ पे हमने अटैक की थी, एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किए थे, एज वेल एज पाकिस्तान ने भी टेस्ट फायर किया था अब्दाली मिसाइल। ओके, सो रिमेंबर ये पाकिस्तान वाला है। तो हम शो ऑफ फोर्स कर रहे थे, रिटेलिएशन डायरेक्टली नहीं हुआ था, पर आपस में हम मिलिट्री टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। फर्दर, मोबिलाइजेशन, अभी हम देख रहे थे द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स दैट हैपेंड वेरी साइलेंटली, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और सब हो रहा था। 8 और 9 स्टेप्स की बात करें, वी टॉक्ड अबाउट द हैरेसिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड द ड्रामेटिक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जहां पे हम देखते हैं कि हमने पाकिस्तान एंड पीओके रीजन में वी सी दैट 9 बेसिस को अटैक किया था। पाकिस्तान ने भी टुवर्ड्स इंडिया यहाँ पे अटैक किया था, एंड फाइनली we see May 10th को सीज फायर। सो एज वी अंडरस्टैंड कि जो हर्मन खान ने स्टेप्स दिए थे, इससे ही हमने अपना स्टेप्स यहाँ पे दे दिया है, लाइक वी सॉ गिवन बाय हर्मन खान। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू अनदर आर्टिकल ऑल्सो गिवन विद रिगार्ड टू दिस। ये आर्टिकल द हिंदू में जो दिया है, इट इज मेनली विद रिगार्ड टू कौन से हमने टूल्स, मिसाइल्स ये सब यूज किया है, राइट। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स सी, प्री स्ट्राइक सर्वेलेंस, इंडिया ने कौन से ड्रोन्स, मिसाइल्स ये सब यूज किया है। सो फर्स्ट वन वी हैव द हेरोन Mark 2 जो इजराइल का है, ओके। देन वी सी तपास BH एंड रस्तम 2, ये हमने यूज किया है पाकिस्तान के एयर स्पेस में डाइव इन करने के लिए फॉर ISR मिशंस। यू नो व्हाट इज ISR मिशंस? दिस इज इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस। इसका मतलब है टू कलेक्ट द डेटा, राइट, कलेक्ट, डिसेमिनेट, प्रोसेस द डेटा, इसको बोलते हैं ISR, ठीक है। तो मिलिट्री एस्पेक्ट में इसका ज्यादा जिक्र होता है। ना फर्दर, हमने इसी के कारण मिशन गैदर, इंफॉर्मेशन गैदर कर दिया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड थर्मल इंटेल। तो अलग अलग वेज से हम इंफॉर्मेशन गैदर किए, एंड हमने कितने बेसिस को अटैक किया? 9 टारगेट्स, राइट, इन पाकिस्तान। एंड दिस वाज विद द हेल्प ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, UAVs यानी अनआर्म्ड व्हीकल्स, एज वेल एज कामिकाजी लॉइटरिंग ड्रोन्स, ओके। तो ये सब हमने यूज किया। हमने कितना उनके ड्रोन्स भी गिराए, हमने ऐसे 600 पाकिस्तानी ड्रोन्स भी स्ट्राइक डाउन किया। इनफैक्ट पाकिस्तान भी कहता है कि हमने भी इंडिया का 300 से 400 ड्रोन्स नीचे गिरा दिए, बट इंडिया यहाँ पे कंफर्म नहीं करता, राइट। सो इंडिया ने डिप्लॉय किया था, अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नागास्त्र, ओके, नागास्त्र 1, हैरोप ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स, ये सब यूज किया था विद रिगार्ड टू द रिटेलिएशन जब हम कहते हैं विद पाकिस्तान। सो दिस इज विद रिगार्ड टू व्हाट इंडिया हैज यूज्ड। यू नीड टू नो दीज नेम्स सो दे कैन आस्क यू। फर्दर, पाकिस्तान ने कौन सा यूज किया था? पाकिस्तान का ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुनियान मरसूस, ओके, बुनियान मरसूस। नाउ दिस पाकिस्तान यूज दीज वंस, दैट इज शाहपर, व्हिच इज शाहपर मेल UAVs, that is पाकिस्तान का ही है ये, बुराक आर्म ड्रोन्स, देन बैराक्टर TB2 which is टर्की से लिया हुआ, एंड CH4 एंड विंग लॉन्ग which is from चाइना। ये सब पाकिस्तान ने यूज किया है, राइट। सो टारगेट्स अक्रॉस 1500 किलोमीटर, कश्मीर से लेके भुज, एंड मोस्ट अटैक्स वो न्यूट्रलाइज, लेकिन हमने इनको अटैक करके नीचे गिराया है, ये बताता है। इंडिया की तरफ से अगर हम देखें और कौन से सिस्टम्स थे, दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस।
So which is the core multi-layered air defense? We used integrated air command and control system. So हमने जो मिसाइल और सब है ये ट्रैक किया है. We have seen with regard to what were the missiles that were incoming, the drones. तो ये पूरा हमने ट्रैक किया है with the inputs from radar, satellites and airborne warning, you can say the stations. ओके, कंट्रोल स्टेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने रियल टाइम डिटेक्शन किया, इंटरसेप्ट किया जो भी लो ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स है, यानी कि कोई इनकमिंग मिसाइल है इसको हमने इंटरसेप्ट भी किया है. फर्दर हमने इसका इंटरसेप्शन किया है बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स. ओके, जिसको हम सहस्त्र शक्ति भी कहते हैं, यानी कि वी हैव यूज्ड लेजर्स टू डिसेबल दीज ड्रोन्स. सेकेंड इज द अक्षतीर. ओके, आकाश तीर. ये किसने बनाया है? इट इज द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. तो बेल जो है इन्होंने ये बनाया है. और आकाश तीर कनेक्ट्स विद IACCS which is the integrated air command and control system. और नेवी के साइड से भी there is त्रिगुण. ओके, ये त्रिगुण जो है ये नेवी के साइड से है, ये वाला जो है ये आर्मी के साइड से. तो ये कनेक्ट करता है, ये डेटा पास ऑन करता है टू द विंग्स ऑफ आर्मी एंड नेवी. और ये इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशंस में है. फर्दर हमने कुछ मॉडर्न सिस्टम्स भी यूज किए थे, लाइक द स्पाइडर विच इज टेकन फ्रॉम इजराइल, आकाश एंड आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो एक मीडियम रेंज मिसाइल है, बाराकेट, अगेन दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल विच इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंड S-400 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुदर्शन चक्र, ये लिया है हमने रशिया से. सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो फॉर योर exam, for your CLAT exam. Let's now proceed to the next article. और जो अगला आर्टिकल है शंग्रीला डायलॉग से रिलेटेड है, राइट? तो शंग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं दैट इज चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान. ओके, जनरल अनिल चौहान. नाउ ये जो डायलॉग हो रहा है ये कहां पे हो रहा है और कब होगा? दिस इज गोइंग टू बी ऑन द 30th of May, यानी आज है ये, एंड अप टू June 1st. ठीक है, June 1st. Now where is this particular dialogue happening? It is happening in Singapore. ठीक है, तो ये सिंगापुर में हो रहा है. और इसका नाम शंग्रीला क्यों पड़ता है? बिकॉज यहाँ पे जो डायलॉग हो रहा है इट हैपेंस इन अ शंग्रीला होटल इन सिंगापुर, दैट एंड इट्स अ परमानेंट होस्ट. तो इसीलिए डायलॉग का नाम ही उन्होंने रखा है शंग्रीला डायलॉग, राइट? सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS इन कोलैबोरेशन विद द सिंगापुर गवर्नमेंट. ये पहली बार हुआ था 2002 में, और ये साथ लेके आता है डिफेंस मिनिस्टर्स, द वेरियस पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री चीफ, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स. दे गेट देम ऑल together in one forum under a roof. Further, 40 nations यहाँ पे डिस्कस करते हैं. So we have Australia, US, a lot of countries come together to discuss this. ठीक है, सो ये डिस्कस क्या करते हैं? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस. इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस. तो यहाँ पे कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ के नाम दिए गए हैं. लेट मी रीड दैट फॉर यू. ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, यूके एंड यूएस. ओके, सो इंडिया इनके साथ भी रिलेशंस साइडलाइन से बात भी करेगी, ऐसे भी बोला है हमने. बायलैटरल मीटिंग्स भी डिस्कस किया है इन कंट्रीज के साथ. सो कमिंग टू दिस, जैसे ये डायलॉग है यहाँ पे तुम डिस्कस करते हो इंडो पैसिफिक चैलेंजेस के बारे में, डिफेंस एस्पेक्ट्स के बारे में, वैसे इंडिया में भी एक डायलॉग होता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है द रायसीना डायलॉग. ठीक है, सो दिस इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस. ये इंडिया करता है जैसे ये सिंगापुर करता है. नाउ दिस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग दैट वी सी, इट इज एम्ड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज जो हम अभी इंटरनेशनल अरेना में देख रहे हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इफेक्ट इश्यूज हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं इस फोरम में. ये पहली बार हुआ था 2016 में. ठीक है, एंड वेयर डज दिस हैपन? ईयर ऑन ईयर दिस हैपेंस इन दिल्ली.
ओके ये न्यू दिल्ली में होता है. सो इस साल भी हुआ था, 10th एडिशन था ये, एंड दिस वाज ऑन 17th to the 19th of March 2025. Who organizes this? This is Observer Research Foundation और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये दो यहाँ पे इसको होस्ट करते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो पूरा आर्टिकल हमने देखा, शंग्रीला डायलॉग. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन ने एक नया एक डेटाबेस लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड एज ECI-NET. ओके, ECI-NET. तो ECI-NET क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. ये एक नया सा डिजिटल डैशबोर्ड है जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है. इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव 3, दैट इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी उनको हेल्प करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. तो 1 चीफ है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम बताने होंगे. हु आर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट. तो ये आर्टिकल 324 से आया था इलेक्शन कमीशन, जो उनका यही काम है कि इलेक्शंस कंडक्ट करना इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. ठीक है, टू इंश्योर कि करप्शन ना हो, टू बी ट्रांसपेरेंट, टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, ताकि यू नो द होल प्रैक्टिस दैट वी आर अ डेमोक्रेसी, ये इसी के सिस्टम में पता चलता है कि कितना फेयर या कितने अच्छे तरह से तुम्हारे इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं. सो हियर वी सी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्रस्टेड अपॉन द इलेक्शन प्रोसेस, द वोटिंग प्रोसेस. तो अभी इनको बेटर करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरकीबें निकालते हैं, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स आल्सो टेकन बाय द ECI. सो ये जो ECI-NET है ये एम करता है जो 40 एग्जिस्टिंग एप्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इनको एक ही जगह पे यू नो अलाइन करना, इसको एक साथ लेके आना. ओके, सो 40 एग्जिस्टिंग एप्स को गेट इट इनटू अ सिंगल एक्सेस पॉइंट. सो इवन द स्टेक होल्डर जो है अलग अलग दिशा में, मतलब अगर उनको कंप्लेन करना है तो किसी और जगह, अगर उनको अपने जो कैंडिडेट्स है उनको पहचानना है तो और एक जगह जाते हैं. तो ये अलग अलग जो काम करते हैं, इससे अच्छा एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ अवेलेबल हो, right. Second, this will be partially operational, okay, during the current assembly elections. ये in fact होगा बिहार assembly elections से. Okay, so now we have the by elections that are happening in various states, around 4 states, जो जून 19 को हो रहा है. बट ये अगर हम बिहार असेंबली की इलेक्शंस के बारे में देखें जो इस साल होगा, इसके बाद ये एक्चुअल में फुल फ्लेज ऑपरेशन में होगा. अभी ये आधा चल रहा है ना. बाकी के रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है. फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू क्लीन अप द वोटर रोल्स. सो क्या हो रहा है, कोई प्रॉबेबली मर गया है, तो अगर वो मर गया है उसका नाम जो है इलेक्टोरल वोट से जानना चाहिए, है ना. ये ऑटोमेटिक होना चाहिए विद रिगार्ड टू सम कनेक्शन. तुमको यहाँ पे आपस में गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेट करना है एंड व्हाटएवर द डेथ रेट्स आर देयर यू नीड टू क्लीन अप योर वोटर लिस्ट. तो अभी ये नया इनिशिएटिव लिया है कि वो डायरेक्टली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कनेक्ट करके, बिकॉज दे हैव द टोटल रिकॉर्ड की व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट आर द न्यू डेथ्स, व्हाट आर द न्यू बर्थ्स, ये पूरा एक डेटा कलेक्ट करते हैं. तो इनके साथ कनेक्ट करके वो अपना वोटर रोल्स क्लीन करना है. Question again, who is the current Registrar General of India? Who is the current Registrar General of India? ये आपको मुझे बताना है. Next, मैक्सिमम इलेक्टर्स जो हैं पर पोलिंग स्टेशन, ये 1500 से कम किया है टू 1200. मतलब प्रोबेबली एक स्टेशन में 1500 लोग वोट करने जाते थे. नाउ दैट्स टू मच ऑफ अ नंबर, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ज्यादा स्टेशंस लगाएंगे जैसे कि जिसके कारण 1500 नहीं, अभी मैक्सिमम लिमिट वेयर वन पोलिंग स्टेशन विल गेट विल ओनली बी अबाउट 1200 पीपल गोइंग टू वोट. तो लोग जहां पे वोट करने जाते हैं उनका यहाँ पे गिनती कम किया है टू 1200 और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने स्टेशंस बनाए हैं, पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं. थर्ड, पोलिंग बूथ ज्यादा किए हैं इन स्पेशली द अर्बन एरियाज, इन द डेंस अर्बन एरियाज, जहां पे भीड़ ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी, जहां पे लोग ज्यादा है, उधर बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं. फोर्थ,
नो वोट ट्रैवल्स मोर देन 2 किलोमीटर्स टू वोट। मतलब पोलिंग स्टेशन जो है ऐसे नहीं कि दूर इलाके में है, आपको 5, 6, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा वोट करने के लिए, नहीं, ये 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगा। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई मोर पीपल विल गो टू वोट। जब ये बहुत एक्सेसिबल होगा, ये जब नजदीक होगा, दैट इज व्हाट द ECI इज गोइंग टू डू। तो ये पूरा रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स भी देखा आपने इलेक्शन कमीशन का। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू सेबी। तो सेबी द फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टू स्टॉप करप्शन, ओके, टू एंश्योर कि इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करे, जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, विद रिगार्ड टू साइबर सिक्योरिटी, विद रिगार्ड टू दीज फेक इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, राइट। तो इनसे बचने के लिए सेबी ने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए। जल्दी से जानते हैं अबाउट दिस एंड देन विल आल्सो रिवाइज कि सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। तो सेबी जो है एक रोबस्ट सिस्टम बनाना चाहता है अलोंग विथ इन्वेस्टिगेशन इन कोलैबोरेशन विथ probe agencies. What are probe agencies? Those agencies that are investigative in nature, that are mainly there to solve crimes. जैसे कि आपका enforcement directorate, जैसे कि आपका CBI, right, आपका पुलिस, right? So ऐसे सब एजेंसी के साथ ये कोलैबोरेट कर रहा है। नेक्स्ट उनका काम है साइबर फ्रॉड, मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले जो भी लोग हैं इनको यहाँ पे निकालना। सो इसीलिए सेबी ने बोला है कि एक स्पेसिफिक यूपीआई सिस्टम डेवलप किया जाएगा स्पेशली टू एंश्योर कि जो इन्वेस्टर के फंड है ये रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही जाएं ताकि फ्रॉड ना हो, ओके, दैट इज देयर इज नो रिस्क दैट इज इन्वॉल्वड हियर। सेकेंडली ये टारगेट कर रहे हैं फिनफ्लुएंसर्स। व्हाट आर फिनफ्लुएंसर्स? सो फिनफ्लुएंसर्स आर दोस इन द सोशल मीडिया चैनल इंस्टाग्राम में जो ज्ञान देते हैं विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल, कौन से स्टॉक्स में डालना है ये वो, विदाउट हैविंग अ कोर नॉलेज अबाउट इट, राइट। ये तो गुमराह कर रहे हैं आम जनता को, तो इनको यहाँ पे टारगेट किया है। तो ऐसे 70,000 फिनफ्लुएंसर्स को निकाला भी है सो फार। वी सी दैट 5,000 हर महीने इन लोग डेटा देके हटा रहे हैं। थर्ड, SEBI regulated entities they cannot advertise with unregistered influencers। तो यहाँ पे आपको कोई registered influencer है उनके साथ आप कुछ tie ups कर सकते हैं with regard to the registered entities that we have। नेक्स्ट, सेबी एक प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है ताकि वाइट लिस्टेड एप्स ओनली आर देयर। व्हाट इज वाइट लिस्टेड एप्स? जो आपके ऐप स्टोर में, ओके, या आपके प्ले स्टोर में यू हैव ओनली लेजिटिमेट एप्स, ओके, लेजिटिमेट एप्स इन द प्ले स्टोर ऑन द ऐप स्टोर, इसको बोलते हैं वाइट लिस्टेड एप्स। तो जो फ्रॉडुलेंट एप्स है जहां पे लोग स्टॉक करते हैं, विद रिगार्ड टू खरीदते हैं स्टॉक्स या बेचते हैं स्टॉक्स, ऐसे लेजिटिमेट एप्स के थ्रू होना चाहिए, नॉट फर्जी एप्स। सो दैट इज व्हाई वी सी इन्होंने एक बनाया है, ओके। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन सेफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन अच्छे से हो एंड देयर इज नो मिस डायरेक्शन, यानी आपने बैंक से तो दिया लेकिन वो किधर और ही चला गया। सो इंश्योर की प्रॉपर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सेफ हो ये ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना जाए। तो अभी सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेबी का फुल फॉर्म एज वी सॉ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका मेजर काम है कि रेगुलेट करना द सिक्योरिटी मार्केट्स। तो आपने सुना होगा मेनली कॉल्ड एज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को यहाँ पे वो निगरानी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये इनका बड़ा सा काम है एंड टू एंश्योर के जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी लॉसेस नहीं भुगतना चाहिए, स्पेशली थ्रू एनी मैल प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। टू एंश्योर दैट ये रूल्स और रेगुलेशंस लेके आते हैं। ये बना तो था 1988 में अप्रैल में थ्रू जस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ऐसा एक एजेंसी है, बट इन 1992 इसको मिला था एक स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी मतलब ये एक पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आया था। पहले तो बस गवर्नमेंट ने एक ऐसा ही आदेश दिया, लेकिन 1992 में एक लॉ आया विच इज कॉल्ड एज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड विच मेक्स इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में एंड इनके 4 रीजनल ऑफिसेस भी है इन अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली।
ओके, नाउ हियर कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड यहाँ पे आपको मुझे आंसर बताना है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। यू हैव टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस। अगर आपको कोई स्कीम को एक्सटेंड करना है तो आपको पहले चेक करना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि वो ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, उसका जस्टिफाइड तो है, काम अच्छा कर रहा है। ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस करना है तो ही आप कोई स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हो बियॉन्ड इट्स डेडलाइंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स इन द स्कीम। नाउ देखो, स्कीम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट ताकि अलग अलग सेक्टर्स में अच्छा काम करे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, विमेन को एम्पावर करना, एजुकेशन, हेल्थ, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है। और ये स्कीम्स जो है ये दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा जो है इट इज कॉल्ड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। अभी इन दो स्कीम्स का डिफरेंस क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में याद रखना 100% जो फंड्स आता है ये कौन देता है? ये सेंटर देता है, पूरा बजट सेंटर का है। Okay? Whereas सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों सेंटर और स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। Now that could be 50-50, that could be 70-30, यानी 70 सेंटर दे रहा है, 30 स्टेट दे रहा है, या 60-40 हो सकता है। सेंटर इज गिविंग 60, स्टेट इज गिविंग 40, इट कैन बी एनीथिंग, दैट डिपेंड्स ऑन स्कीम बाय स्कीम बेसिस। तो ये जो स्कीम्स अभी हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम हैव ऑलरेडी रीच्ड अ डेडलाइन। कुछ स्कीम्स का 25 था, कुछ का 24 में था, बट बहुत टाइम हम देखते हैं गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है? डिले कर रही है, या उसका डेडलाइन जो है इसको और भी आगे कर रही है, और भी चला रही है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था एंड इस मीटिंग में हम देखते हैं इट वाज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है तुम स्कीम आगे बढ़ा सकते हो, बट तुमको पहले इवैल्यूएशन किसी और बाहर के कोई एजेंसी से इवैल्यूएट करना होगा। जैसे मान लो कि नीति आयोग इवैल्यूएट कर रही है, तो बाहर वाले कोई एजेंसी से इवैल्यूएट करना होगा तो ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक डेट दिया है, मंथ दिया है कि जुलाई 2025 से यू नीड टू एंश्योर दैट यू हैव डन थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस। यहाँ पे डेडलाइन क्या दिया है? जुलाई 35। तो अगर आपको कोई स्कीम कंटिन्यू करनी है, ओके, बियॉन्ड इट्स डेडलाइन, बियॉन्ड मार्च 31, 2026, तो आपको ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू दिस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है एक स्टडी से रिलेटेड, जहां पे कहा है कि जो ग्लेशियर्स है, वो बड़ा glaciers is large mass of ice which is mainly found in the polar regions or in high altitude regions, जैसे कि हिमालयाज में you find glaciers, या अंटार्कटिका में या आर्टिक रीजन में you find glaciers. So maybe either from mountainous regions जैसे कि Alps, or if we can talk about the polar regions. तो ये जो बर्फ के बड़े से स्लैब्स हैं इसको हम बोलते हैं glaciers. Now यहाँ पे एक स्टडी है और स्टडी ने कहा है कि अगर the world gets warmer by 2.7 डिग्री सेल्सियस, 2.7 डिग्री सेल्सियस से अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दुनिया में ओनली 24% ऑफ द ग्लेशियर्स होंगे। ओनली 24%, मतलब 100 में से ऑलमोस्ट यू कैन से 70% इज वाइप्ड आउट। तो ये एक स्टडी ने दिया है ना। यहाँ पे हमको पता है कि पेरिस अग्रीमेंट आया था, वी हैड सीन दिस इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो। पेरिस अग्रीमेंट, ये पेरिस अग्रीमेंट कब आया था? ये आया था 2015 में। कौन सी मीटिंग में? द मीटिंग वाज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, उसको COP 21 कहते हैं। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया था कि सभी कंट्रीज यहाँ पे प्लेज लेंगे, यहाँ पे काम करेंगे कि हमारा जो अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है अर्थ का, ये 2 डिग्री सेल्सियस से
बढ़ना नहीं चाहिए, ये 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। तो अलग कंट्रीज ने यहाँ पे प्लेज किए थे। फर्दर ये भी आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ पे एफर्ट्स लगाओ कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़े ना, ठीक है। 1.5 से तुम पूरा जोश लगा दो कि ये बढ़ना नहीं चाहिए। बाय विच ईयर? बाय 2030 ये टारगेट ईयर है, ओके। पर अभी कहा है कि अगर इवन 0.7 इससे बढ़ता है तो क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। और ग्लेशियर्स पिघलने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जो सी लेवल है ये राइज होगा, पानी का जो लेवल है ये, बिकॉज ये आइस तो पिघल के पानी बनेगा, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बनेगी। दैट मीन्स ये जो लैंड है, ये जो आइलैंड्स हैं, ये सब मर्ज हो सकते हैं। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ये अफेक्ट, मतलब बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स हैं, दे ऑल्सो लिव नो इन द ग्लेशियल कोल्ड रीजन्स। पेंगुइन्स बात करें, एनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर देयर दैट आर ऑल्सो लिविंग इन दिस रीजन्स। तो वो कहाँ पे कैसे अपना लाइफ जिएंगे? व्हाट अबाउट देम, वो एक्सटिंक्ट होंगे क्या? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं। वी आर येट टू सी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ दिस रियली डज अकर। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। एंड कौन से ऐसे कंट्री ने रिसेंटली पेरिस अग्रीमेंट से बाहर निकला है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू 2 of the women Navy officers, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना। तो ये दो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं इनका। दे आर पोजिंग विद आवर डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह। और यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम के थ्रू पार्टिसिपेट किया था, विच वॉज द 2nd एडिशन ऑफ नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा। अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन्होंने अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया है। कैसे? पानी के थ्रू, ठीक है। दे हैव circumambulated the whole you can say world, okay, whole earth। and यहाँ पे ये निकले थे, मतलब इनको टोटल लगा 239 days traveling by sea from one place and coming back। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था INS मांडवी, ओके। दिस वाज INS मांडवी में उन्होंने स्टार्ट किया था ये पर्टिकुलर यू कैन से द एक्सपीडिशन। कौन सा था इनका शिप का नाम भी याद रखना, तरिणी, INSV तरिणी। INSV इज इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। तो INS तरिणी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनके ये चले गए थे एंड 239 डेज लगा था। एंड इट इज सेड दैट दे पास द मोस्ट इवन डिफिकल्ट रीजन्स। जैसे कि अगर हम देखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ड्रेक पैसेज, ठीक है। तो ये जो ड्रेक पैसेज है ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में थोड़ा सा एक रीजन है, और वहां से एंड वहां पे विंड और सब बहुत ज्यादा है, वो क्लाइमेट जो है इट इज वेरी हार्श देयर। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी पास किया था, विच इज वेरी कमेंडेबल एज वी कैन से। यहाँ पे रिसेंटली आई हैड ऑल्सो डिस्कस्ड वन मोर INSV, ठीक है। और आपको मुझे इस INSV का नाम बताना है बिकॉज इट हैड डिपिक्शंस ऑफ द अजंता केव्स, राइट। तो ये मैंने रिसेंटली आर्टिकल में बताया था INSV के बारे में, तो उसका INSV का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द 2 naval officers who went through it, and we are done with today's discussion. I hope you have found this interesting. Don't forget to watch my next video where I'll be discussing about 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.